जाओ लड़के, तुम्हारी जमानत हो गई है। इतना कहकर उस ऑफिसर ने इशारा किया और उस जूनियर ने आकर गेट खोल दिया। ध्रुव थैंक्स बोलकर बाहर आ गया। ध्रुव मन ही मन निहाल की तारीफ कर रहा था। निहाल भी कमाल का इंसान है। मेरे बगैर बताए वो जान गया कि मैं मुसीबत में हूँ और इतनी जल्दी मेरी जमानत भी कर दी। अपने आप से बात करता हुआ ध्रुव पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। आते ही बगैर देखे निहाल की तारीफ में खुशी से कुछ कहने ही जा रहा था, पर देखा कि वहां निहाल कहीं था ही नहीं। वहां तृप्ति खड़ी थी। तृप्ति को देखकर ध्रुव ने हैरानी से पूछा, तृप्ति, तुम यहाँ? मेरा मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव ने देखा तृप्ति अकेले आई थी। जैस्मिन, कार्तिक और उसके गैंग के बाकी लोग जा चुके थे, पर तृप्ति ने ध्रुव को कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना पर्स उठाया और वापस अपनी कार में बैठकर जाने लगी। तृप्ति, क्या तुमने मेरी बेल कराई है? पर तृप्ति ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। पर ध्रुव के बार बार पूछने पर एंड में तृप्ति को बोलना ही पड़ा। ध्रुव, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, तृप्ति क्या बात है, बताओ तो। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? पर तृप्ति किसी बात से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तुम जैस्मिन को लेकर बहुत सीरियस थी और उसने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और उसके बाद इतनी बेशर्मी से पूछ भी रहे हो कि कोई गलती तो नहीं की? तृप्ति गुस्से में बोली। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए नफरत थी। ध्रुव को समझ में आ गया कि आखिर माजरा क्या है। उसने फिर से पूछा, उस चुड़ैल ने क्या कहा तुमसे? ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो ध्रुव की बेशर्मी देखकर हैरान थी कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। तृप्ति ने ध्रुव को घूर कर देखते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब तक पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल गया है कि जैस्मिन ने तुमको धोखा दिया था और उसका बदला लेने के लिए तुमने होटल में एक कमरा लेकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ध्रुव ने जब ये सुना तो हैरान था। सच्चाई ये थी कि जैस्मिन ध्रुव को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और साथ में पैसे भी निकलवाने की कोशिश में लगी हुई थी। ध्रुव सोच ही रहा था और तृप्ति कहती जा रही थी, पूरी यूनिवर्सिटी इस बारे में ही बात कर रही है और जल्दी मीडिया के लोग भी कॉलेज आकर इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कुछ दिन के लिए यूनिवर्सिटी के आसपास दिखाई मत दो। इतना कहने के बाद तृप्ति ने अपना कार्ड निकालकर ध्रुव को देते हुए कहा, पिछली बार बात अधूरी रह गई थी, पर मैंने तुम्हें पैसे देने का वादा किया था, इसीलिए ये कार्ड रखो। मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती, पर मैं अपनी बहन से कहूंगी कि यूनिवर्सिटी चेंज करने में तुम्हारी मदद करे। तुम्हारे ग्रेड अच्छे हैं, शायद तुम्हें एडमिशन मिल जाए। ध्रुव तृप्ति से पैसे लेना नहीं चाहता था, पर तृप्ति ने जबरदस्ती अपना बैंक कार्ड ध्रुव के हाथ में रख दिया। ध्रुव कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि कार्तिक कभी सुधरने वाला नहीं था। उसने तृप्ति से पूछा, मेरी बेल कराने के बदले में तुमने कार्तिक को भी पैसे दिए होंगे, है ना? ध्रुव जानना चाहता था कि कार्तिक ने ध्रुव को बाहर निकालने के लिए तृप्ति से कितने पैसे वसूले थे, पर तृप्ति इन बातों को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने ध्रुव की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मैंने कार्तिक को मना लिया कि दोस्ती की खातिर वो तुमको माफ कर दे। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव हंस दिया। दोस्ती की खातिर? इतना कहते ही ध्रुव के चेहरे के सारे भाव बदलकर गुस्से में तब्दील हो गए। तृप्ति, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी जिंदगी में पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुमने जरूर उससे मुझे बाहर निकालने के बदले में काफी पैसे दिए होंगे और यही उन दोनों का प्लान था। इसके बाद
गुस्से में उसने अपना फोन निकाल कर कहा। रुको जरा 1 मिनट। ध्रुव कार्तिक को अच्छे से जानता था। उसने कार्तिक की फैमिली को बर्बाद कर दिया था, पर उसने कार्तिक को अंडर एस्टिमेट किया था। उसने ये सोचा भी नहीं था कि कार्तिक क्या करेगा। निहाल ने उसे वार्न किया था। निहाल ने ध्रुव से कहा था कि दुश्मन और बीमारी को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, पर ध्रुव ने तब उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कार्तिक ने भी अच्छी चाल चली। ध्रुव के बदले में तृप्ति से पैसे भी वसूले और पूरी यूनिवर्सिटी में ध्रुव को बदनाम भी कर दिया। ध्रुव के चेहरे के गुस्से को देखकर तृप्ति डर गई। ध्रुव किसी को फोन करने जा रहा था। तृप्ति ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव कार्तिक को कॉल मिला चुका था। ये देखकर तृप्ति और भी ज्यादा निराश होकर चिल्लाने लगी। ध्रुव, अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा है? अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है? क्या बगैर कोई झगड़ा करे चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों तुम रोज किसी से भिड़ जाते हो? कितना मुश्किल है शराफत से रहना। तृप्ति बात सही कर रही थी। रोज ही ध्रुव की जिंदगी में एक नया पंगा शुरू हो जाता था। सच में शराफत से रहना उसके लिए अब बहुत मुश्किल था। अगर कोई ध्रुव को छेड़ेगा तो ध्रुव उसका हिसाब पूरा करे बिना शांति से नहीं बैठ सकता था। पहले की बात अलग थी। तब ध्रुव चुप होकर बैठ जाता था, पर अब ध्रुव समझ चुका था कि शराफत मगजमारी है। अब अगर वो चुप होकर बैठ जाएगा तो कल गिल फैमिली के बिजनेस को कैसे चला पाएगा। अगर बड़ा आदमी बनना है तो दोस्ती और दुश्मनी अच्छे से निभाना आना चाहिए। अगर वो कार्तिक जैसे सड़क छाप इंसान से पिट गया तो कल गिल फैमिली में लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे। वो चाहे तो 1 मिनट में कार्तिक को ठिकाने लगा सकता था, पर खेल का मजा यही है कि दूसरी साइड को बराबर का मौका मिले। ध्रुव, तुम बाहर आ गए हो। चलो, अच्छा है कि तुम बाहर आ गए। मैंने कई लड़कों को लड़कियों पर डिपेंड होते देखा है, और तुम तो कमाल हो। तुमने तृप्ति जैसी खूबसूरत लड़की को फंसा लिया और अब उसके पैसों से ऐश भी कर रहे हो। कार्तिक ने अभी अभी तृप्ति से ध्रुव को छुड़वाने के बदले में 8 लाख रुपए वसूले थे और इस समय वो काफी अच्छे मूड में था। ध्रुव की कॉल देखकर उसने बगैर कुछ सोचे बोलना शुरू कर दिया, पर ध्रुव को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जवाब में कार्तिक से पूछा, कार्तिक, तुम्हारे पास पैसों की काफी परेशानी चल रही है ना? कार्तिक को ध्रुव की बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, क्या? ध्रुव ने आगे कहा, अगर पैसों की बहुत परेशानी है तो कार्तिक, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे अंतिम संस्कार का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। इतना कहकर ध्रुव ने फोन काट दिया। ये देखकर तृप्ति परेशान हो गई थी। गुस्से में उसकी सांसें फूल रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने गलत इंसान पर भरोसा किया था। उसने गुस्से में ध्रुव से कहा, क्या करोगी तुम? तुम क्या करने जा रहे हो? ये सब तुम कैसे सॉल्व करोगे? सोचो जरा, अगर आज मैं ना आती तो आज हवालात में तुम्हारा क्या होता? तृप्ति को लग रहा था कि आभा सही कह रही थी। ध्रुव को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव जानता था कि तृप्ति पर क्या बीत रही है और तृप्ति इस समय क्या सोच रही होगी, पर वो कार्तिक को ऐसे नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि अगर कार्तिक को पता चल गया कि तृप्ति ध्रुव के लिए पैसे निकाल सकती है तो तृप्ति को हमेशा ब्लैकमेल करके पैसे वसूलेगा। पर इस बारे में सोचते ही ध्रुव ने पूछा, तृप्ति, पर मुझे ये तो बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हवालात में हूँ? क्या तुमको कार्तिक ने फोन किया था? ध्रुव के पूछने पर तृप्ति ने सारी बातें बता दी।
इसके बाद उसने ध्रुव से कहा, पर मैं यहाँ तुमको बचाने नहीं आई थी। मैं तुम्हें बताने आई थी कि मुझे प्यार होने वाला है। प्यार होने वाला है? ध्रुव की समझ में नहीं आया कि ये कैसी बात है। भले ही वो दिखाने की कोशिश करे कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसे पूछना ही पड़ा। पर किससे? ध्रुव के पूछने पर तृप्ति ने मासूमियत से कहा, अभी मुझे खुद भी नहीं पता है। ध्रुव जानता था कि बहुत से लोग तृप्ति के पीछे पड़े थे, पर तृप्ति इन सबसे दूर थी। प्यार में पड़ उन्होंने उसको देखा। प्यार होने वाला है? तरफ तो नहीं था। इस बारे में सोचने पर ध्रुव को लगा कि वो और तृप्ति अभी कुछ दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। फिर ध्रुव ने जो कैलिफोर्नियम तृप्ति को गिफ्ट किया था, वो भी उसके घर के लोगों को समझ नहीं आया था। इसके कारण पूरी जिंदल फैमिली को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तृप्ति की नजर में ध्रुव एक लूजर था और आज ध्रुव पर अटेम्प्ट टू रेप का इल्जाम लगा था। उसकी सारी गलतियों को देखकर लगता नहीं था कि तृप्ति उसे प्यार करेगी। ध्रुव को पता नहीं था कि वो तृप्ति को क्या जवाब दे। फिर भी उसने समझदार बनते हुए कहा, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें प्यार होने वाला है। याद है हमारे लेक्चरर ने कहा था कि पढ़ाई और प्यार ही दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने के बाद जिंदगी में पछतावा नहीं होता। ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति को पता नहीं क्या हुआ। उसने गुस्से में ध्रुव को देखा और बगैर कुछ बोले चुपचाप चली गई। उधर कार्तिक तृप्ति से पैसे वसूल कर बहुत खुश था। उसने जैस्मिन के साथ होटल का एक कमरा लिया था। अपने पैसों को देखकर कार्तिक ने खुशी से कहा, सोचा नहीं था कि तृप्ति इतनी पैसे वाली होगी। उसने तो एक आवाज में ध्रुव के लिए अपने सारे पैसे निकाल दिए। तुम्हें क्या लगता है तृप्ति ध्रुव को चाहती है? कार्तिक ने जैस्मिन की ओर देखकर पूछा, पर जैस्मिन एक लड़की थी और वो किसी भी सूरत में ये पसंद नहीं करेगी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोई लड़की चाहे जो दिखने में जैस्मिन से भी ज्यादा सुंदर हो। बात केवल सुंदरता की ही नहीं थी। तृप्ति की फैमिली काफी इज्जतदार थी और उसका नाम शहर की सबसे पैसे वाली फैमिलीज में से एक था। जैस्मिन भले ही ध्रुव को पसंद ना करती हो, पर वो कभी नहीं चाहेगी कि तृप्ति ध्रुव को चाहे। उसने गुस्से में कहा, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें क्या लगता है तृप्ति अंधी है? जैस्मिन के बोलने के अंदाज से कार्तिक भांप गया था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। उसने समझदारी से बात संभालते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। बहुत दिनों के बाद कार्तिक के पास पैसे आए थे और उसे जैस्मिन के साथ अकेले में मिलने का मौका मिला था। वो जैस्मिन का मूड नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए जैस्मिन की हाँ में हाँ मिलाकर चुप हो गया। उधर तृप्ति के जाने के बाद ध्रुव सीधा मालिनी से मिलने वापस यूनिवर्सिटी के पास वाली मार्केट में गया। मालिनी शाम को एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में काम करती थी, पर काफी देर तक देखने के बाद भी जब मालिनी नहीं दिखी तो ध्रुव ने रेस्टोरेंट ओनर से पूछा। उस दिन मालिनी जब मुसीबत में थी तो ध्रुव उसे बचाने आया था, इसलिए रेस्टोरेंट ओनर तुरंत ही ध्रुव को पहचान गया। उसने इज्जत के साथ कहा, मालिनी अब यहाँ काम नहीं करती। उसने कहा कि वो हम लोगों को और परेशानी देना नहीं चाहती और काम छोड़कर चली गई। रेस्टोरेंट ओनर की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, बता सकते हैं वो कहाँ गई होगी? ध्रुव के पूछने पर रेस्टोरेंट ओनर की पत्नी आ गई। उसने ध्रुव से कहा, कुछ कह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकती और उसे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? क्या तुम मालिनी को ये 15,000 रुपए दे दोगे? ये उसके ही पैसे हैं। वो काम छोड़कर गई तो अपने पैसे लेने भी नहीं आई। हमने उसे देने की कोशिश की थी पर उसने लिए ही नहीं। तुम प्लीज उसे दे देना। ध्रुव ने रेस्टोरेंट के दोनों ओनर्स को देखा
दोनों ही मालिनी की केयर करते थे और मालिनी के पैसे उसे देना चाहते थे। इसलिए ध्रुव ने बगैर कुछ कहे पैसे जेब में रख लिए और यूनिवर्सिटी वापस आ गया। यूनिवर्सिटी में सारा माहौल उसके खिलाफ था। सभी लोग ध्रुव को किसी रेपिस्ट की तरह देख रहे थे। जैस्मिन और कार्तिक का नेटवर्क बहुत तेज था। उन लोगों ने कुछ ही घंटों में ध्रुव को बदनाम कर दिया था। मैंने भी उसे कुछ दिनों से देखा नहीं है। वो क्लास भी अटेंड नहीं कर रही है। ध्रुव ने अपने हॉस्टल में अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो पता चला कि मालिनी पिछले कुछ दिनों से दिख नहीं रही थी। ध्रुव हैरान था। आखिर मालिनी कहाँ जा सकती थी? मालिनी बोल नहीं सकती थी तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वैसे भी इस यूनिवर्सिटी में गरीबों से कोई बात करने वाला नहीं था। काफी देर तक मालिनी को ढूंढने के बाद एंड में ध्रुव थक कर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जहां बैठा था वहां कुछ लड़के ध्रुव को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। उनके बात करने के अंदाज से ध्रुव को समझ में आ गया था कि जैस्मिन और कार्तिक ने ध्रुव को लेकर जो अफवाहें फैलाई थी वो उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब ध्रुव को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि मालिनी कहाँ हो सकती है। ध्रुव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये खबर सुनकर मालिनी पुलिस स्टेशन चली गई होगी। पर फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए ध्रुव ने निहाल की मदद लेना ठीक समझा। उसने तुरंत निहाल को फोन लगाया। निहाल, क्या तुम इस नंबर की लोकेशन बता सकते हो? निहाल ने ध्रुव से नंबर लिया और 10 मिनट बाद फोन पर बताया। ध्रुव सर, जो नंबर आपने दिया था वो अभी यूनिवर्सिटी के पास ही आ रहा है। हालांकि उसकी स्पीड काफी कम है, शायद साइकिल से है। निहाल से मालिनी की इन्फॉर्मेशन मिलने पर ध्रुव को और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी। मालिनी के पास साइकिल तो थी नहीं। माजरा क्या है ये पता करने के लिए ध्रुव तुरंत यूनिवर्सिटी की गेट पर गया तो देखा मालिनी साइकिल रिक्शा चलाती हुई आ रही है। ध्रुव ने ध्यान से देखा तो पता चला मालिनी के रिक्शे में एक तंदूर और कई तरह के आइटम्स थे। मालिनी ने रिक्शे में अपना स्टॉल शुरू किया था। उसमें एक जलता हुआ तंदूर था और कई तरह के मैरिनेटेड पनीर, चिकन, मशरूम और सोया चाप थे। उस दिन कात्या और उसके गैंग के लड़कों से हुई झड़प के बाद मालिनी डर गई थी और अब उसने यूनिवर्सिटी के बाहर अपना स्टॉल लगाने का प्लान बनाया था। मालिनी सही सोच रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर काफी लोग खड़े रहते थे, पर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। इसका कारण था कि पीछे नाइट मार्केट थी, जहाँ शाम से लेकर सुबह तक खाने पीने के काफी स्टॉल्स लगते थे। लोग वहां जाना ज्यादा पसंद करते थे। मालिनी गेट के पास फूड स्टॉल लगाकर इन लोगों को टारगेट कर रही थी। मालिनी ने ध्रुव के पास आकर अपना रिक्शा खड़ा किया। ध्रुव ने देखा मालिनी के माथे से पसीना आ रहा था और वो हाँफ रही थी। वो काफी थकी हुई थी, पर फिर भी ध्रुव को देखकर खुश थी। ध्रुव ने उसे देखकर कहा, ये तुम क्या करने जा रही हो? ध्रुव ने हाथों के इशारे से मालिनी को जता दिया था कि वो मालिनी के डिसीजन से खुश था। मालिनी ने तंदूर से कुछ पनीर निकालकर एक प्लेट सजाई और ध्रुव को खाने को दे दिया। ध्रुव भी बगैर कुछ सोचे सीधा खाने लगा। मालिनी पिछले 3 सालों से रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। उसे खाना अच्छा बनाना आता था। ध्रुव ने प्लेट हाथ में ली तो प्रेजेंटेशन देखकर हैरान हो गया। 1-2 बाइट्स खाने के बाद ध्रुव ने मालिनी की तरफ देखा। मालिनी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते हुए ध्रुव का रिस्पॉन्स देख रही थी। ध्रुव उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो काफी टेस्टी है। कुछ दिनों में पूरी यूनिवर्सिटी में छा जाएगा। ध्रुव की बात सुनकर मालिनी मुस्कुरा दी। दोनों लोग काफी देर तक
अपने स्टॉल में खड़ी रही, पर कोई भी नहीं आया। ध्रुव हैरान था, आखिर बात क्या है? कोई एक बार ट्राई करने भी नहीं आ रहा था। मालिनी के चेहरे पर स्ट्रेस साफ दिखाई दे रहा था। खाने पीने की चीजें अगर सही समय तक नहीं बिकी तो नुकसान हो जाता, और मालिनी को लग रहा था कि पहले ही दिन वो काफी बड़ा नुकसान करने जा रही थी। काफी सोचने के बाद ध्रुव मालिनी से बोला, तुम थोड़ी देर अकेले स्टॉल को संभालो, मैं अभी आया। मालिनी ने ध्रुव को देखकर इशारे से जाने की परमिशन दे दी, पर उसकी आंखें कह रही थीं, मत जाओ, मैं अकेली रह जाऊंगी। पर ध्रुव को जाना ही पड़ा। ध्रुव मालिनी को छोड़कर सीधे नाइट मार्केट में गया। वहां चारों ओर स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी। लोग दूर दूर से यूनिवर्सिटी के पास वाली नाइट मार्केट में देर रात अच्छे खाने की तलाश में आते थे। ये मार्केट अपने लेट नाइट स्ट्रीट फूड के लिए काफी पहले से फेमस थी। ध्रुव मार्केट में टहलता हुआ हर एक स्टॉल का जायजा ले रहा था। एंड में उसे एक दुकान दिखी जिसमें टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। दुकान शायद काफी दिनों से बंद पड़ी थी, क्योंकि आसपास काफी गंदगी फैली पड़ी थी और दुकान के सामने गंदा पानी जमा हो गया था। पर दुकान की लोकेशन ठीक थी। ध्रुव ने बोर्ड पर दिए नंबर पर कॉल किया। हेलो, मुझे आपका नंबर आपकी शॉप में लगे बोर्ड से मिला है। क्या शॉप अभी भी रेंट पर अवेलेबल है? ध्रुव की बात शॉप की फीमेल ओनर से हो रही थी। ध्रुव से कुछ देर बात करने के बाद वो ओनर शॉप रेंट पर देने के लिए तैयार हो गई। शॉप के लिए 60,000 रुपए डिपॉजिट और 15,000 रुपए कोट किया था उस लेडी ने। ध्रुव मान गया और तुरंत ही ओनर को बुलाकर शॉप की चाबी ले ली। ध्रुव आज ही दुकान की ओपनिंग करना चाहता था। इसके बाद ध्रुव ने कुछ लोगों को बुलाकर शॉप की साफ सफाई करने को कहा। इसके बाद ध्रुव ने यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्तों को कॉल कर शॉप के पास बुला लिया। इसके बाद ध्रुव वापस आकर मालिनी से बोला, मालिनी, चलो मैंने एक जगह देखी है, वहां स्टॉल लगाते हैं। मालिनी पहले से परेशान थी। उसके पास अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया था, पर मालिनी इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती थी। पर ध्रुव के बार बार कहने पर मान गई। थोड़ी देर बाद दोनों लोग अपनी दुकान पर थे। ध्रुव ने 1 घंटे से भी कम समय में यूनिवर्सिटी नाइट मार्केट में दुकान अरेंज कर ली थी, और मालिनी ये देखकर हैरान थी कि शॉप खुलने से पहले ही वहां यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के खड़े थे। कुछ लोगों को मालिनी जानती थी। उनमें से कुछ ध्रुव के हॉस्टल के रूममेट्स थे। ध्रुव ने खुद फोन करके सबको बुलाया था। उसने सभी को पैसे भी दिए थे कि वो मालिनी के स्टॉल से कुछ खरीद सकें। ध्रुव मालिनी को अकेला महसूस करने देना नहीं चाहता था। मालिनी की शॉप की ओपनिंग अच्छी रही। मालिनी का सारा सामान बिक गया था। एंड में जब सारे कस्टमर्स जा चुके थे तो मालिनी ने अपने स्टॉल की साफ सफाई कर ध्रुव को इस स्टॉल में पार्टनरशिप ऑफर की। ध्रुव कुछ कह पाता कि तभी निहाल का कॉल आया। ध्रुव सर, आपने कार खरीदने की इच्छा जताई थी। कार तैयार है, इसे कहाँ भिजवा दूं? निहाल ने कार खरीदी है तो ध्रुव के लिए कोई सस्ती कार तो नहीं खरीदी होगी। सबसे अच्छी डील था, पर आज सामने खड़ी कार को लो क्लास लगती है। आइए, मैं आप ध्रुव सर, आपको वो सेकेंड हैंड वैन नहीं चलानी चाहिए। वो देखने में थोड़ी लो क्लास लगती है। आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। निहाल और ध्रुव गैराज के सामने खड़े थे। जैसे ही निहाल ने गैराज का दरवाजा खोला, सामने लाल रंग की चमचमाती निसान GTR खड़ी थी। कार ऐसी थी
की नजरें ही नहीं हट रही थीं। ध्रुव ने कभी कार नहीं खरीदी थी, इसलिए उसे लगता था कि सेकेंड हैंड लग्जरी कार खरीदना सबसे अच्छी डील था। पर आज सामने खड़ी कार को देखकर लग रहा था कि वो गलत था। निहाल ने जो कार खरीदी थी वो इतनी पॉश थी कि ध्रुव को उसे चलाने में अजीब लगता था। ये GTR का लिमिटेड एडिशन था। मैंने नया तंदूरी पनीर का स्टॉल खोला है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी सेकंड हैंड कार लो क्लास है तो मैं पैदल या टैक्सी से चला जाऊंगा। ध्रुव की बात सुनकर निहाल ने मुस्कुराकर कहा, अभी आप ट्रेनिंग फेज में हैं। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। निहाल ने ध्रुव को सब कुछ समझाया। हालांकि बहुत समझाने के बाद भी ध्रुव निहाल से कन्विंस नहीं था, पर फिर भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एंड में ध्रुव अपनी नई GTR लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिया। उसने अपनी कार को जानबूझकर गली के दूसरे कोने में खड़ा किया ताकि लोग उस पर ध्यान न दें। ध्रुव पैदल चलता हुआ जब मालिनी के स्टॉल में पहुंचा तो उसे देखकर मालिनी हैरान रह गई। तुम इतनी जल्दी? तुम्हारी तो क्लास थी ना? मालिनी बोल नहीं सकती थी। उसने हाथों के इशारे से पूछा तो ध्रुव ने टालते हुए कहा, वो दरअसल लेक्चरर ने अभी अभी क्लास कैंसिल कर दी। मालिनी और ध्रुव मिलकर इस स्टॉल को चला रहे थे और मालिनी ने ध्रुव को मदद के बदले 50% देने का वादा किया था। सारी मेहनत मालिनी कर रही थी और ध्रुव कैश काउंटर संभाल रहा था। डेली एक्सपेंसेस मालिनी के जिम्मे थे और शॉप का रेंट ध्रुव के। मालिनी ने फिर इशारे से कहा, आज ज्यादा काम नहीं है, तुम आराम करो, मैं संभाल लूंगी। पर ध्रुव फिर भी मालिनी की मदद करने लगा। उधर यूनिवर्सिटी से छूटने के बाद कई लोग मार्केट की तरफ आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने गली की शुरुआत में ही लिमिटेड एडिशन GTR खड़ी देखी, सभी हैरानी से इस कार को ही देखते रह गए। लोग कार को छूकर देख रहे थे, उसकी फोटोग्राफ्स ले रहे थे। धीरे धीरे वहां एक मजमा सा लगने लगा। भीड़ बढ़ती जा रही थी और इसका असर मालिनी और ध्रुव के स्टॉल पर भी पड़ रहा था। लोग मालिनी और ध्रुव को ढेर सारा ऑर्डर दे रहे थे। कार की वजह से ही मालिनी को काफी फायदा मिल रहा था। मालिनी ध्रुव से बोली, जिसकी भी ये कार है उसे थैंक्स, उसकी वजह से हमारे यहाँ काफी कस्टमर आ रहे हैं। पर ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शांति से कस्टमर्स के साथ डील कर रहा था। तभी एक कस्टमर पर उसकी नजरें जाकर टिक गईं। तृप्ति, तुम यहाँ? तृप्ति एक लड़के के साथ आई थी। वो लड़का लगातार तृप्ति को मनाने की कोशिश कर रहा था। तृप्ति, तुम यहाँ क्यों खाना चाहती हो? ये लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। तुम कहो तो हम मौर्य गार्डन में डिनर के लिए चले। पर तृप्ति उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। तभी उस लड़की की नजर कैश काउंटर पर बैठे ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव को देखते ही उसे सब समझ में आ गया। तृप्ति ध्रुव से मिलने आई थी। उसने तृप्ति को एक तरफ ले जाकर कहा, समझ गया तृप्ति, तुम इसकी मदद करने के लिए आई हो। बड़ी भोली हो तुम। पर कोई बात नहीं, मैं इस लूजर को इतने पैसे दे दूंगा कि 2-3 महीने इसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तृप्ति ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो चुपचाप दूर खड़ी ध्रुव को देखती रही। ध्रुव के स्टॉल में काफी भीड़ थी और उस समय ध्रुव के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। इसलिए तृप्ति ने बाद में ध्रुव से मिलने के बारे में सोचा। उस लड़के को लग रहा था कि वो ध्रुव की मदद कर तृप्ति को खुश कर देगा, पर उसकी बातों से तृप्ति नाराज होकर वापस चल दी। लड़का भी तृप्ति के पीछे पीछे दौड़ा। ध्रुव ने उस रात काफी अच्छा बिजनेस किया था और मन ही मन वो निहाल के डिसीजन से भी खुश था। निहाल की कार के कारण उसके स्टॉल में इतनी भीड़ लगी थी।
ध्रुव और मालिनी अभी अपना स्टॉल बंद करने ही जा रहे थे कि एक 30 साल की उम्र का आदमी आकर बोला, आप लोग के पास कुछ बचा है या आप स्टॉल बंद कर चुके हो? वो शख्स कुछ खाने की तलाश में आया था। ध्रुव ने मालिनी की तरफ देखा। मालिनी ने इशारे से कुछ बताया तो ध्रुव ने मुड़कर उस शख्स से कहा, अभी तो हम बंद करने जा रहे हैं, हमारे पास केवल मशरूम ही बचा है। मशरूम्स का ऑर्डर कम आता था और मशरूम अक्सर ही बच जाता था, पर उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुशी से कहा, ठीक है, जितना भी मशरूम है सब पैक कर दो। ध्रुव उसके ऑर्डर को सुनकर हैरान था। जितना है सब पैक कर दो। वहां 50 से भी ज्यादा प्लेट्स मशरूम था और उसे सारा चाहिए। ध्रुव ने पूछा तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे सब चाहिए। दरअसल मेरे घर में कई गेस्ट आए हैं और फिर मैं इसका क्या करूंगा? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने पैसों से मतलब रखो। मैं जो खरीद रहा हूँ उसका पे कर रहा हूँ। ध्रुव ने इसके बाद कोई बात नहीं करी और उसका सारा ऑर्डर पैक कर दिया। मालिनी खुश थी। शॉप बंद करते समय उसने 6,000 रुपए का सामान खरीदा था, पर ध्रुव को उसकी बात पर शक हो रहा था। इसलिए जब वो जाने लगा तो ध्रुव भी उसके पीछे चल दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद उस शख्स ने सारा सामान, लगभग 6,000 रुपए के तंदूरी मशरूम, कचरे के डब्बे में फेंक दिए और वो इतनी लापरवाही से जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो शख्स दोनों हाथ हिलाता हुआ, शान से चलता हुआ एक लड़की के पास पहुंचा। दूर से देखने पर ध्रुव को उस लड़की की शक्ल नहीं दिख रही थी, पर वो तृप्ति जैसी भी नहीं लग रही थी। ध्रुव ने देखा उस लड़की ने उस आदमी से बिल लिया और अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए और उस अधेड़ उम्र के इंसान की कार में बैठकर चल दी। ध्रुव वापस आ गया, पर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर वो दोनों हैं कौन जो ध्रुव का सारा सामान खरीद कर उसे इनडायरेक्टली पैसे देने की कोशिश कर रहे थे। शाम को तृप्ति उसके स्टॉल पर आई थी, पर वो तृप्ति भी नहीं थी। इसके अलावा ध्रुव ने उस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। ध्रुव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव लूजर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने स्टॉल में होना चाहिए। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ध्रुव ने मालिनी की साइकिल ली और उस शख्स का पीछा करने लगा। वो शख्स उस लड़की के साथ अपनी कार में बैठकर थोड़ी दूरी तक पहुंचा और होटल के सामने अपनी कार पार्क कर दी। कार को खड़ा करने के बाद वो शख्स और तृप्ति की बेस्ट फ्रेंड आभा ध्रुव को बाहर आते हुए दिखाई दी। ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि आभा आखिर ध्रुव के स्टॉल से सारा सामान क्यों खरीद रही थी। इसलिए ध्रुव आभा के सामने आकर खड़ा हो गया। ध्रुव को सामने देखकर आभा ने गुस्से में पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर ध्रुव ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय आभा से पूछा, क्या अभी तुमने ही इसे मेरे स्टॉल में भेजा था? इसने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे स्टॉल से 5,000 के मशरूम खरीदे थे। ध्रुव ने आभा के साथ खड़े उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा, पर आभा को ध्रुव का इस तरह से सवाल पूछना पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में ध्रुव से कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो। अगर तुम्हारे स्टॉल से कुछ खरीदा तो क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? हाँ, मैंने ही इसे भेजा था तुम्हारे पास ताकि तुम कुछ कमा सको, पर लगता है तुम्हें कुछ पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं आभा को ध्रुव से क्या परेशानी थी। वो कभी ध्रुव से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, पर फिर भी आभा ध्रुव की मदद क्यों करना चाहती थी? आभा की घर की हालत ठीक नहीं चल रही थी। उसके पापा एक सुपरमार्केट चेन के मालिक थे
और उनकी सुपरमार्केट चेन पिछले 3 सालों से लगातार नुकसान में चल रही थी। ध्रुव ने निहाल के साथ बात कर सुपरमार्केट में काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे, पर आभा इन बातों से अनजान थी। वो ध्रुव की मदद क्यों करना चाहेगी? ध्रुव ने फिर पूछा, थैंक्स आभा, तुमने मेरे स्टॉल से आज के दिन का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरी मदद करना क्यों चाहती हो? ध्रुव के इस सवाल को सुनकर आभा और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसने गुस्से में कहा, मुझे कोई शौक नहीं है जो मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करती फिरूं। वो तो मुझसे तृप्ति ने कहा था। पता नहीं उसने तुम्हारे जैसे स्पाइनलेस लूजर में क्या देख लिया। अगर थैंक्स कहना है तो जाकर उससे कहो। आभा ने झल्लाते हुए जब तृप्ति का नाम लिया तो ध्रुव ने कोई और सवाल नहीं किया। वो वापस अपने स्टॉल में आ गया। ध्रुव को तृप्ति पर गुस्सा आ रहा था। हालांकि तृप्ति के इंटेंशंस ठीक थे, पर ध्रुव को तृप्ति का रवैया ठीक नहीं लगा। स्टॉल में आने के बाद ध्रुव ने तृप्ति को वीडियो कॉल लगाने के लिए उसका नंबर डायल किया। ध्रुव देखकर हैरान था कि तृप्ति की डिस्प्ले पिक्चर में उसने ध्रुव की जीटीआर के साथ अपनी सेल्फी डाली थी। तृप्ति, आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस, मगर बिजनेस बिजनेस होता है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। एक बात और, मेरे पास पैसों की कमी नहीं। तुम मुझे बेचारा समझना बंद करो। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तृप्ति को ध्रुव का इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया। ध्रुव पहले दिन से ही तृप्ति के सामने खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तृप्ति अच्छे से जानती थी कि ध्रुव की माँ हॉस्पिटल में अपना खून बेचने गई थी। तृप्ति ने गुस्से में कहा, तुम बात तो ऐसी करते हो जैसे दुनिया के सबसे रईस इंसान हो, और ये स्टॉल तुमने जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने के लिए खोला है। तृप्ति की बात सुनकर ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। ध्रुव ने खुद को संभालते हुए कहा, तृप्ति, तुमने जिस जीटीआर कार के साथ फोटो खिंचवाई है वो मेरी ही है। ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति ने ध्रुव का मजाक बनाते हुए हंसते हुए कहा, ध्रुव, ये सब तुम किसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? तुम्हें पता भी है एक जीटीआर कितने की आती है? अपनी कार की चाबी दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि कार तुम्हारी है। ध्रुव की बात सुनकर तृप्ति ने ध्रुव का मजाक बनाते हुए हंसते हुए कहा। तृप्ति की खनकती हुई हंसी की आवाज सुनकर ध्रुव को भी हंसी आ गई। वो तृप्ति को अपनी कार की चाबी दिखाना चाहता था, पर उसे लगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए ध्रुव ने कहा, दिखा सकता हूँ, पर मुझे ये जरूरी नहीं लगता है। तृप्ति पहले से ही जानती थी। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ध्रुव कार की चाबी दिखा पाएगा, पर तृप्ति ध्रुव का और ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए मुस्कुराकर बोली, ध्रुव, आज काफी पैसे कमा लिए, तो अब घर जाओ, आराम करो। तुम मेरी दुकान बंद कराने पर क्यों तुली हो? पर लग रहा था जैसे तृप्ति कुछ ऐसा जानती है जो ध्रुव नहीं जानता। ध्रुव, तुम्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। ध्रुव की समझ में नहीं आया। बिजनेस अच्छा चल रहा था और नाइट मार्केट में सारी रात लोगों का आना जाना लगा रहता था, तो भला वो क्यों जाए? और तृप्ति उसे क्यों जाने को कह रही है? उसने सीरियस होकर तृप्ति से फिर पूछा, तो तृप्ति ने बताया, तुम्हें पता है मालिनी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव को समझ में नहीं आया। कहाँ जा रहे हैं से क्या मतलब? ध्रुव को पता ही नहीं था कि जब से स्टॉल खुला है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा था उसका आधा मालिनी ध्रुव को दे देती थी। ध्रुव ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की
कि बाकी मालिनी के हिस्से में क्या जा रहा है। इसका कारण था नाइट मार्केट में एक गैंग मालिनी से रोज 5,000 रुपए वसूलता था, जिसे वो प्रोटेक्शन मनी कहता था। और मालिनी इतनी सीधी सादी थी कि उसे रोज की अपनी सारी मेहनत के पैसे दे देती थी। उसने इस बारे में ध्रुव को कभी कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव अपना प्रॉफिट शेयर करे। बदले में मालिनी के पास कुछ भी नहीं बचता था, मतलब कि उसकी सारी मेहनत कोई और ले जा रहा था। कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए वो चुप थी। ध्रुव ने हैरानी से कहा, 5,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। ध्रुव को हैरत इस बात की थी कि उनके स्टॉल में पिछले कई दिनों से इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ था। तो मालिनी ये पैसे कहां से दे रही थी? वो अपनी सेविंग्स निकालकर प्रोटेक्शन मनी भर रही थी। पर सवाल ये था कि ये सब तृप्ति को कैसे पता? ध्रुव तृप्ति से पूछने ही वाला था कि तृप्ति ने कहा, ध्रुव, तुम निकलो वहां से। वो लोग किसी भी समय आते होंगे। आज के बाद वहां अपना स्टॉल मत लगाना। ध्रुव गुस्से में था। कौन है ये लोग? आने दो, देख लूंगा। तृप्ति उसे जाने को कह रही थी, पर ध्रुव उस गैंगस्टर से मिलना चाहता था। अभी कुछ दिन पहले ही ध्रुव ने इस एरिया के सबसे बड़े गुंडे जग्गा दादा से डील की थी। अभी ध्रुव कुछ सोच पाता कि एक अजीब से दिखने वाले लोगों का ग्रुप नाइट स्ट्रीट के एंट्री पॉइंट से आता हुआ दिखाई दिया। वो सब खुली जीप में आ रहे थे और अपनी वेशभूषा से ही गुंडे मवाली लग रहे थे। सभी के हाथों में हॉकी, लोहे की रॉड और ऐसे ही कई तरह के हथियार थे। पर हैरानी की बात ये थी कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि अंजुम लोहिया था। अब ध्रुव की समझ में आया कि तृप्ति ध्रुव से जाने की जिद क्यों कर रही थी, क्योंकि उसका सामना अंजुम से होने वाला था। पर ध्रुव को उससे कोई डर नहीं था। वो अपने स्टॉल को छोड़कर जाने वाला नहीं था। तभी अंजुम लोहिया की नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव को देखते ही उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ध्रुव, अच्छा हुआ आखिर तुमसे मुलाकात हो गई। अंजुम को पिछली बार ध्रुव ने काफी परेशान किया था। यहाँ तक कि ध्रुव ने अंजुम के पूरे परिवार को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था। अंजुम कहता जा रहा था, तुमको लगता है तुम बहुत होशियार हो, है ना? तुम्हें पता है इस पूरी नाइट स्ट्रीट में केवल तुम्हारा ही बारबेक्यू स्टॉल क्यों चल पा रहा है? क्योंकि कोई भी तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है। तुमको पता ही नहीं कि इस पूरी नाइट स्ट्रीट का किंग कौन है। ध्रुव ने अपना सिर झटकते हुए कहा, नहीं, क्योंकि उस पूरी नाइट स्ट्रीट में कोई भी तेरे जितना काबिल नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर अंजुम हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर उसके पीछे खड़े बाकी गैंग के लोगों ने भी हंसना शुरू कर दिया। पर अचानक से हंसना बंद कर अंजुम ने थोड़े गुस्से में ध्रुव से कहा, ध्रुव गिल, मैं मानता हूं कि तुम में कुछ ताकत तो है, नहीं तो मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता। हालांकि तुम्हारा तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अंजुम को अभी तक वो दिन अच्छे से याद था जब ध्रुव ने पूरी लोहिया फैमिली को अकेले ही बर्बाद करके रख दिया था। वो आज उस दिन का बदला लेना चाहता था। उधर तृप्ति को जब पता चला कि ध्रुव और अंजुम आमने सामने हैं, तो वो अपनी कार से पूरी स्पीड में नाइट मार्केट की ओर चल पड़ी। उसे डर था कि लोहिया फैमिली में सबके सब छटे हुए बदमाश किस्म के लोग थे और ध्रुव उनका मुकाबला अकेले नहीं कर सकता था। अगर तृप्ति समय रहते नाइट मार्केट पहुंच गई तो वो कैसे भी अंजुम को मना लेगी। उधर अंजुम चलता हुआ ध्रुव के स्टॉल पर आकर गरज कर बोला, आज के पैसे कहाँ हैं? अंजुम की आवाज पर मालिनी डर के मारे कांपने लगी। उसने
डरते हुए सारे पैसे बाहर निकाल दिए, पर ध्रुव ने उसे रोक लिया, जिससे अंजुम गुस्से में फुफकारता हुआ बोला, ध्रुव, एक बार अपने चारों ओर देख लो, तुम कहाँ खड़े हो। यहाँ मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। पर ध्रुव बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने अंजुम से पूछा, क्या चाहते हो? ध्रुव को निहाल ने समझाया था कि सिचुएशन जितनी खराब होगी उतना ही अच्छे से उसे पता चलेगा कि कठिन परिस्थितियों में कैसे डील करना होता है। ध्रुव खुद भी देखना चाहता था कि वो इन परिस्थितियों में क्या कर पाएगा, पर अंजुम ने ध्रुव की तरफ देखा भी नहीं और सीधे चलते हुए मालिनी के पास आ गया। मालिनी थोड़ी शर्मीली थी, साथ ही साथ उसकी परिस्थितियों ने उसे डरपोक भी बना दिया था। अंजुम को सामने देखते ही वो डर के मारे कांप रही थी। मालिनी को ध्रुव ने मना किया था, पर अंजुम की आंखें देखकर मालिनी ध्रुव को इग्नोर कर अंजुम के सामने अपना कैश बॉक्स खोलकर खड़ी हो गई। अंजुम ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने अच्छी कमाई करी है। इतना कहकर अंजुम ने सारे पैसे निकालकर अपनी जेब में डाल लिए और फिर मुस्कुराता हुआ मालिनी के कंधे पर थपथपाता हुआ बोला, ऐसे ही मेहनत से काम करो। इतना कहकर अंजुम ध्रुव को पूरी तरह से इग्नोर करता हुआ जाने लगा। ध्रुव से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ कहने जा रहा था, पर तभी मालिनी ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने के लिए कहा, पर ध्रुव चुप रहने वालों में से नहीं था। अंजुम अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला था कि तभी ध्रुव ने पीछे से कहा, अंजुम, तुम शायद भूल गए, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुमसे मैं इससे 10 गुना पैसे वसूल करूंगा। ध्रुव की बात सुनते ही अंजुम के चेहरे पर डर फैल गया था, पर वो इतने लोगों के सामने अब अपने कदम वापस नहीं ले सकता था। उस पर अंजुम की नजर सामने खड़ी तृप्ति पर पड़ी। वो अभी अभी यहाँ पहुंची थी। अंजुम को वो दिन भी याद आ गया था जब ध्रुव ने कहा था कि वो कैलिफोर्नियम के पैसे वसूल कर रहेगा, और उसने 2 घंटे में पूरी लोहिया फैमिली को बर्बाद कर दिया था। बेहतर था कि ध्रुव का खेल यहाँ खत्म कर दिया जाए। ध्रुव अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ा अंजुम को देख रहा था। अंजुम ने अपने गुर्गे को इशारा किया और अगले ही पल वो शख्स हाथ में लोहे की रॉड लेकर दौड़ता हुआ ध्रुव की तरफ लपका। पर ध्रुव जानता था कि इतने लोगों के साथ वो नहीं लड़ सकता था। उसने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था। उसे बस कुछ देर खुद को बचा कर रखना था। इसलिए ध्रुव वहां से भाग गया। उसके भागते ही सभी लोग उसे मारने के लिए अपने हॉकी डंडे लेकर ध्रुव के पीछे भागे। इधर ध्रुव के जाते ही अंजुम ने पीछे से गरजते हुए कहा, उसे कोई हाथ मत लगाना, बस पकड़कर मेरे पास लाओ। 1 मिनट में सारी भीड़ छट गई, पर अभी भी कई लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे। तो अंजुम आराम से चलता हुआ तृप्ति के पास पहुंचकर हंसते हुए बोला, तुमने देखा उसे? तृप्ति उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने अंजुम से कुछ भी नहीं कहा। ध्रुव बहुत अजीब इंसान है, क्योंकि वो केवल तृप्ति, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। क्योंकि वो केवल खुद को गरीब दिखाता है, पर असल में उसके पास बहुत दौलत है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी फैमिली को सड़क पर लाने में उसका ही हाथ है, और वो चाहेगा तो मुझे फिर से बर्बाद कर सकता है। तृप्ति को अंजुम की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। अगर ध्रुव इतने ही पैसे वाला है कि लोहिया जैसी बड़ी बिजनेस फैमिली को सड़क पर ला दे, तो यहाँ बारबेक्यू स्टॉल खोलकर क्यों बैठा है? अंजुम के मुंह से ऐसी अजीब बात सुनकर तृप्ति उसे देखने लगी। तृप्ति को ऐसी नजरों से देखने पर अंजुम ने अचानक से घुर्राते हुए कहा, पर तुमको एक बात और बता दूं तृप्ति,
ये ध्रुव कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो अभी मेरी गाड़ी में बैठो और चलो मेरे साथ। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर तृप्ति ने अपना मुंह फेर लिया। वो अंजुम से नफरत करने लगी थी और अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। उसे ध्रुव की चिंता थी, पर वो ये भी जानती थी कि अंजुम ध्रुव को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उधर मालिनी भी परेशान थी, वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। अंजुम ने देखा कि तृप्ति पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ है, तो उसने तृप्ति को धमकाने के लिए कहा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो और भी अच्छी बात है। अब मैं उसे जी भर कर मार सकता हूं और इसका लाइव टेलीकास्ट भी करूंगा ताकि यूनिवर्सिटी में सब लोग देख सकें कि तृप्ति के आसपास अगर कोई दिखा तो मैं उसका क्या हाल करता हूं। ध्रुव का हश्र देखकर कोई तुम्हारे पास भी नहीं भटकेगा। अंजुम अपने वीडियो चैनल पर अक्सर डालता रहता था और यूनिवर्सिटी में उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। उसके वीडियोस ज्यादातर खाने पीने की चीजें, महंगी कार्स, महंगे कपड़ों और लड़कियों के साथ डेट पर जाने की होती थी। उसका लाइफस्टाइल कई लोगों के लिए एक सपने की तरह था, इसलिए काफी लोग उसे फॉलो करते थे। जैसे ही अंजुम ने अकाउंट में लॉगिन कर लाइव टेलीकास्ट ऑन किया, वैसे ही सैकड़ों लोग उसके चैनल पर आ गए। कमेंट सेक्शन में आकर कई लोग सवाल कर रहे थे कि आज क्या देखने को मिलेगा। तभी अंजुम स्क्रीन में आकर बोला, नमस्कार दोस्तों और मेरे YouTube लाइव में आपका स्वागत है। आज रात हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। आज रात हम इतिहास रचने जा रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। मेरे सामने जो भी आएगा उसका यही अंजाम होगा। ये क्रूरता नहीं बल्कि न्याय का समय है, ये बदला लेने का समय है। और अब बिना किसी और देरी के आइए शुरू करते हैं। एंजॉय इट। इतना कहकर अंजुम ने अपने कैमरे का फोकस मालिनी और तृप्ति की तरफ करके आगे कहा, आप लोग इन शक्लों को पहचान लीजिए, इनके एक्सप्रेशंस हम बाद में फिर से देखेंगे। अंजुम ने जानबूझकर थोड़ा सस्पेंस बनाया। उसके ऐसा कहते ही सारा कमेंट सेक्शन भर गया। लोग जानना चाहते थे कि आज क्या होने वाला है। क्या अंजुम किसी को बीच सड़क में मारने वाला है? कौन है वो जिसकी आज अर्थी उठने वाली है? लोग कमेंट सेक्शन में लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो अंजुम ने फिर से कहा, सोचिए कौन है वो खुशनसीब, सही जवाब देने वाले को मिलेंगे ढेरों इनाम। लोग तरह तरह के जवाब दे रहे थे। तभी किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा, कहीं वो ध्रुव गिल तो नहीं? और इस कमेंट पर कई लाइक्स आए। किसी ने मालिनी और तृप्ति को देखकर ध्रुव का नाम ले लिया था। अंजुम फिर सामने आया। तो आपने सही सोचा, ध्रुव गिल हमारी यूनिवर्सिटी के नाम पर लगा काला धब्बा है जिसे मैं आज साफ करने जा रहा हूँ। अंजुम के कंफर्म करते ही YouTube की पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। लोग एक दूसरे को फोन करके बता रहे थे, लिंक मैसेज कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई थी। अंजुम भाई मारो उसे, हाई रेजोल्यूशन में मारो ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। बैड बॉय सेंड यू 300 रुपीज। लोग एक मारपीट का लाइव वीडियो देखने को बेताब थे और अंजुम के अकाउंट में पैसे भी डोनेट कर रहे थे। अभी अंजुम अपने वीडियो में कमेंट पढ़ ही रहा था कि ध्रुव दौड़ता हुआ वापस वहीं आ गया। अंजुम के लोग अभी भी उसके पीछे थे। ध्रुव को देखकर अंजुम ने कैमरा ध्रुव की तरफ करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, ये गधा ध्रुव
खुद चलकर यहाँ मेरे पास आ गया है। किसी ने कमेंट डाला। शायद वो रास्ता भूल गया होगा। गीदड़ की मौत आती है तो वो कहाँ जाए। अगला कमेंट आया। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। स्क्रीन में लगातार कमेंट्स आ रहे थे। उधर तृप्ति और मालिनी भी परेशान थे कि जब ध्रुव को भगाने का मौका मिला था तो बचकर वापस क्यों आ गया। ध्रुव हांफता हुआ अंजुम के पास आया। अंजुम अपने हाथ में कैमरा पकड़कर ध्रुव के सामने खड़ा होकर बोला, तो तुम अपने आप को गैंगस्टर कह रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम सबसे नहीं लड़ पाऊंगा। अंजुम हंसते हुए बोला। हाँ तो कुछ गलत कहा क्या? अंजुम को हंसता देखकर ध्रुव भी हंसने लगा। सभी परेशान थे कि ये ध्रुव हंस क्यों रहा है। ध्रुव ने कहा, वो क्या है ना, तुम मुझे गैंगस्टर जैसे नहीं लगते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेडियन गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे राजपाल यादव को ब्रूस ली का रोल मिल गया हो। ध्रुव की बात सुनकर लाइव टेलीकास्ट देख रहे लोग भी हंसने लगे। राजपाल यादव ब्रूस ली के रोल में मेरा तो हंसते हंसते पेट फट जाएगा। अच्छी बात है। ध्रुव मरने से पहले हमें हंसाने के लिए कॉमेडी कर रहा है। ध्रुव की बात सुनकर कमेंट सेक्शन में लोग हंस रहे थे। केवल अंजुम ही ऐसा था जिसकी हंसी गुस्सा बनकर फूट पड़ी। वो गरज कर अपने गुर्गों को देखते हुए बोला, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो सा। अंजुम की आवाज उसके गले में ही फंस कर रह गई। सामने कई सारे लोग काले कपड़ों में अपनी गाड़ियों से चले आ रहे थे। उनके आते ही पूरी नाइट स्ट्रीट में भगदड़ मच गई थी। वो लोग अंजुम के गैंग से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। सभी हाथों में खतरनाक किस्म के हथियार थे। ये देखकर अंजुम के हाथ कंपकपा रहे थे। ध्रुव ने अंजुम के कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, जब तक असली गैंगस्टर नहीं आता तब तक सब गैंगस्टर है। तभी जंगल में पागल सांड जैसे रंभाने की आवाज सुनाई दी। किसने कहा कि वो नाइट स्ट्रीट का किंग है? जग्गा आ चुका था। अंजुम के गैंग को देखकर ध्रुव ने निहाल से मदद मांगी थी और निहाल ने फोन किया था जग्गा को। जग्गा के साथ एक बार पहले भी ध्रुव का पाला पड़ चुका था। उस दिन जग्गा की समझ में आ गया था कि ध्रुव जैसे के साथ पंगा लेना खतरनाक हो सकता है और वो ध्रुव के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए बेताब था। इसलिए उसने निहाल से दोस्ती बढ़ाई और आज निहाल की एक कॉल पर वो इतने लोगों को लेकर आ गया था। अंजुम ने जग्गा के कई किस्से अपने पापा के मुंह से सुने थे। जग्गा अपने बचपन से कई लोगों को ठिकाने लगा चुका था। उसके पापा कभी जग्गा के गैंग में थे। बाद में वो क्रिमिनल और बिजनेसमैन दोनों बन गए और जग्गा गैंगस्टर बन गया। जग्गा को गुस्से में देखकर अंजुम थर थर कांप रहा था। उसके हाथ से कैमरा छूट गया। लाइव टेलीकास्ट देख रहे लोगों को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी के ही थे, इसलिए किसी ने कमेंट में लिखा, चलो साथियों नाइट स्ट्रीट चलकर देखें क्या हो रहा है। और सभी तमाशा देखने के लिए तुरंत नाइट स्ट्रीट की तरफ भागे। हाँ चलो वहीं चलकर पूरा शो देखते हैं। उधर अंजुम डरकर थर थर कांप रहा था। साथ में उसे लग रहा था कि अगर आज लाइव टेलीकास्ट में उसने अगर जग्गा को मार दिया तो वो नाइट स्ट्रीट के साथ पूरे एरिया का डॉन बन जाएगा। पर जैसे ही उसकी नजर अपने गैंग के लड़कों पर पड़ी तो देखा सभी ने अपने हथियार जमीन में रख दिए थे और घुटने के बल बैठकर जग्गा से माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जिनको मौका मिला वो डरकर भाग चुके थे।
यहाँ पुलिस भी जग्गा के सामने आने से डरती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जग्गा का सामना कर सके। ध्रुव ने फिर से जग्गा की तरफ देखा। एक 6 फुट का भारी भरकम पर फुर्तीला इंसान, जिसे देखकर ही डर लगे, गुस्से में पूछ रहा था। किसने कहा? कौन बोला कि वो नाइट स्ट्रीट का गैंगस्टर है? यहाँ हंगामा खड़ा करने की कोशिश किसने की? अंजुम मन ही मन सोच रहा था कि जग्गा यहाँ कहाँ से आ गया, पर उसे जवाब देना ही पड़ा। जग्गा सर, मेरा नाम अंजुम लोहिया है। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आपस में मजाक कर रहे थे, पर जान सकता हूँ आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? अंजुम का सवाल सही था। जग्गा अगर अपने किसी छोटे मोटे चेले चपाटे को भी भेज देता तो झगड़ा खत्म हो जाता। उसे खुद चलकर क्यों आना पड़ा? और अंजुम ने पहले ही अपना नाम बताकर जान पहचान निकाल दी, पर जग्गा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने घूर कर अंजुम को देखते हुए पूछा, जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? अंजुम कसाई के सामने चूजे जैसा लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, जी सर, ये नाइट स्ट्रीट है। जग्गा फिर से दहाड़ा। तो तुम ये भी जानते होगे कि नाइट स्ट्रीट कैसी जगह है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ आकर पैसे वसूलने की कोशिश की। क्या तुमको लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? जग्गा की बात सुनकर अंजुम जमीन पर बैठ गया। डर से वो रोने लगा। सच्चाई ये थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि नाइट स्ट्रीट में हफ्ता वसूली करे। वो तो केवल मालिनी को डराकर रोज पैसे वसूलता था। उसे लगा कि मालिनी किसी से कुछ कह नहीं पाएगी, पर यहाँ तो जग्गा को भी पता चल गया था कि उसने नाइट स्ट्रीट में लोगों से पैसे वसूलने की। जग्गा कसाई के सामने चूजे जैसा लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, जी सर, ये नाइट स्ट्रीट है। फिर से दहाड़ा। तो तुम ये भी जानते होगे कि नाइट स्ट्रीट कैसी जगह है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ आकर पैसे वसूलने की कोशिश की। क्या तुमको लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? जग्गा की बात सुनकर अंजुम जमीन पर बैठ गया। डर से वो रोने लगा। सच्चाई ये थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि नाइट स्ट्रीट में हफ्ता वसूली करे। वो तो केवल मालिनी को डराकर रोज पैसे वसूलता था। उसे लगा कि मालिनी किसी से कुछ कह नहीं पाएगी, पर यहाँ तो जग्गा को भी पता चल गया था कि उसने नाइट स्ट्रीट में लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश की थी। मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी यहाँ नहीं आऊंगा। प्लीज जाने दो। अंजुम को रोता देखकर जग्गा को समझ में आ गया था कि अंजुम का दिल चूहे के बराबर है। उसने कहा, चलो निकलो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखे तो अच्छा नहीं होगा। फिर जग्गा ने अपने एक चेले से कहा, सबके हथियार रख लो और ये गाड़ी गैराज में ले आओ। जग्गा ने अंजुम लोहिया की खुली जीप की तरफ इशारा करते हुए कहा। जग्गा के इतना कहते ही अंजुम की घिग्गी बंध गई। वो जग्गा से विरोध करना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने हिम्मत कर जग्गा को देखकर कहा, जग्गा सर, मैं लोहिया फैमिली से हूँ। लोहिया फैमिली अपने सारे टेढ़े काम कराने के लिए जग्गा से मदद लेती थी। लोहिया फैमिली की शुरुआती दिनों में जग्गा ने उनके कई काम सुलझाए थे। बदले में जग्गा ने काफी पैसे और जान पहचान कमाई। अब उनके बीच इतनी बातचीत नहीं थी, पर कोई लड़ाई भी नहीं थी। अंजुम को लगा कि अगर वो अपनी फैमिली का नाम बताएगा तो शायद जग्गा उसकी गाड़ी छोड़ देगा, पर जग्गा को जैसे लोहिया फैमिली में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे केवल ध्रुव की चिंता थी। उसे शायद पता था कि लोहिया फैमिली बर्बाद हो चुकी है।
जग्गा ने गुस्से में अंजुम को एक थप्पड़ मारते हुए कहा। तो अपने बाप को भेजना, अभी निकल यहाँ से। इतना कहते ही जग्गा ने एक जोरदार लात फिर से अंजुम को जड़ दी। जग्गा के चेले अंजुम को घसीटते हुए ले गए। हमारे बॉस के सामने हीरो बन रहा है। लोग अंजुम को घसीटते हुए ले जा रहे थे और अंजुम के कान में ध्रुव की आवाज आई। ध्रुव ने जग्गा की तारीफ करते हुए कहा, What a smart man you are. उधर यूनिवर्सिटी से कई लड़के तमाशा देखने के लिए नाइट स्ट्रीट पहुंच चुके थे। सभी के सभी इस तमाशे को रिकॉर्ड करना चाहते थे, पर यहाँ तो नजारा ही उल्टा पड़ गया था। जग्गा के चेले चपाटे अंजुम के गैंग के लड़कों के सारे हथियार, सारी मोटरसाइकिल्स छीन चुके थे और कई लड़के पिट भी चुके थे। अंजुम के चेहरे पर जग्गा की उंगलियों के निशान अभी तक छपे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत रोकर आ रहा है। अंजुम हफ्ता वसूलने आया था और अपनी गाड़ी छोड़कर जा रहा था। जग्गा के लोग उसे घसीटते हुए काफी दूर ले गए और फिर मारना शुरू किया। जग्गा बॉस से जबान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत? यूनिवर्सिटी के लड़के अंजुम की कुटाई का वीडियो बना रहे थे। 2 मिनट बाद अंजुम जमीन पर पड़ा था और जग्गा के लोग उसे छोड़कर जा चुके थे। अंजुम बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। ध्रुव, आई एम सॉरी ध्रुव, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुमको छेड़ना नहीं चाहिए था। आज के बाद कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। दोबारा तुम्हें देखकर सामने नहीं आऊंगा। अंजुम काफी मार खाने के बाद बेहोशी में बड़बड़ा रहा था और उसके साथ आए लड़के उसे अपने कंधे में लाद कर ले गए। सभी देखकर हैरान थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि किसी से पूछे कि आखिर अंजुम कैसे पिट गया। वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज अंजुम ध्रुव को लाइव टेलीकास्ट में सबके सामने कूटेगा, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि अंजुम की ये हालत होगी। उधर तृप्ति और मालिनी भी हैरान थे। डर से मालिनी अपनी जगह बुत बनी खड़ी थी। ध्रुव जग्गा से बात करके आगे जा ही रहा था कि तृप्ति ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम जानते भी हो वो कौन है? वो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन जग्गा है। तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? उससे तुम्हारी तरह कोई बात नहीं करता। चलो निकलो यहाँ से। दोबारा यहाँ दुकान मत खोलना, नहीं तो अंजुम से तो तुम्हें यहाँ के गैंगस्टर ने बचा लिया, पर जग्गा से कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ध्रुव ये सब जानता ही था। उसने ही जग्गा को बुलाया था, पर शायद तृप्ति को लगा ये एक इत्तेफाक है। ध्रुव ने तृप्ति को देखा। तृप्ति के चेहरे पर डर था, साथ ही ध्रुव की चिंता भी थी। तृप्ति ध्रुव की केयर करती थी, इसीलिए ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। अब कभी नाइट मार्केट में अपनी दुकान मत लगाना। ये जगह अच्छी नहीं है। यहाँ काफी दंगा फसाद होता है। तृप्ति ध्रुव को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर ध्रुव सब जानता था। पर उसे तृप्ति का इस तरह कह करना पसंद आ रहा था। वैसे भी तृप्ति के इंटेंशंस सही थे, इसीलिए ध्रुव ने उसे और कुछ नहीं कहा। तभी अचानक तृप्ति को कुछ याद आया। उसने कहा, बाय द वे ध्रुव, तुमको पता है ना, आज रात ग्रेजुएशन पार्टी में मैंने भी हिस्सा लिया है। मेरा शो सबसे एंड में है। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए जता दिया था कि उसे याद है। ग्रेजुएशन पार्टी जिस जगह हो रही थी, वहां जगह बहुत कम थी। टीचर और चीफ गेस्ट को छोड़ दें तो वहां और लोगों के बैठने की जगह ही नहीं थी। भला हो सस्ते इंटरनेट का, जिसके कारण सभी लोग वहां का लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल पर देख सकते थे। तृप्ति जल्दी में थी।
वो अपनी BMW कार में बैठकर चली गई। उसके जाते ही मालिनी ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे वापस स्टॉल में ले आई। ध्रुव आज बहुत थक गया था। वो अपना स्टॉल बंद कर आराम करना चाहता था। मालिनी को हॉस्टल छोड़कर ध्रुव वापस अपनी GTR के पास आया तो देखा आभा पहले से ही वहां खड़ी थी। हैरानी की बात थी, आभा ग्रेजुएशन पार्टी छोड़कर यहाँ खड़ी थी। ऐसा होता तो नहीं था कि तृप्ति कोई परफॉर्मेंस दे रही हो और उसकी बेस्ट फ्रेंड आभा वहां ना हो। आभा ध्रुव की कार के पास ही खड़ी थी। ध्रुव को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब से ध्रुव ने अपनी GTR यहाँ खड़ी की थी तब से कितनी ही लड़कियां ना जाने इस कार के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाह रही थी। आभा ध्रुव की GTR पर टेक लगाकर खड़ी थी। ध्रुव तेज कदमों से कार की तरफ चला आ रहा था। आभा ने भी ध्रुव को आते देख लिया था। ध्रुव को देखते ही आभा ने अपनी नजरें फेर ली, पर ध्रुव को इसमें कुछ नया नहीं लगा। वो तेज कदमों से चलता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा। ध्रुव गिल, तुम ये क्या कर रहे हो? आभा ने ध्रुव को डांटते हुए पूछा। यहाँ केवल एक ही कार खड़ी है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? आभा ने कार के ऊपर पैर रखते हुए कहा। तुम्हें इस तरह किसी की कार के साथ फोटो खींचते शर्म नहीं आती? आभा ऐसे बातें कर रही थी जैसे ये उसकी कार हो, पर ध्रुव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने शांति से कहा, आभा पैर नीचे रखो, ये मेरी ही कार है और मुझे जाना है, मैं जल्दी में हूं। ध्रुव के इतना कहते ही आभा जोर से हंसने लगी। आभा हंसने से ज्यादा ध्रुव को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, अपनी शक्ल देखिए आईने में, ये कार तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम ये सब तृप्ति को बताया करो, वो बेचारी सीधी सादी है। पर मैं तो जानती हूँ ना कि तुम मेरे सुपर स्टोर से सैंपल के लिए रखे फूड आइटम चुराते हो। जब तुम मेरे सामने इतनी बड़ी डींग हाँकने की कोशिश करते हो तो और भी ज्यादा स्टूपिड लगते हो। तुम्हें पता है ये कौन सी कार है? ये लिमिटेड एडिशन GTR है। इस कार का एक स्क्रू भी खरीदने की औकात है तुम्हारी? और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि जिस कार को दिखाकर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो वो मेरे बॉयफ्रेंड की है। आभा की बात सुनकर ध्रुव हैरान था कि ये कार उसी की थी। फिर ये आभा ऐसी बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती थी? ध्रुव ने रुक कर पूरी बात समझने की कोशिश की। इसलिए ध्रुव ने कहा, तृप्ति मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, पैर नीचे रखो और सामने से हटो, मुझे जाना है। ध्रुव ने गुस्से में कहा। ध्रुव आभा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, ना ही आभा ध्रुव को पसंद करती थी। बेहतर था कि दोनों एक दूसरे से दूर रहें, पर आभा ऐसा नहीं सोचती थी। उसने ध्रुव को धक्का देते हुए कहा, मेरे बॉयफ्रेंड की कार से दूर रहो। ध्रुव तो जानता भी नहीं था कि आभा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। पर मैं क्यों दूर रहूं? ये मेरी कार है। ध्रुव चाहता तो एक बार में बता सकता था कि ये कार किसकी है, पर वो देखना चाहता था कि असल में बात कहां तक जाती है। पर आभा गुस्से में ध्रुव से बोली, ध्रुव, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर ये कार तुम्हारी हुई तो सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी, और अगर ये कार मेरे बॉयफ्रेंड की निकली तो तुम सारी जिंदगी इसकी सफाई करोगे। बोलो, मंजूर है? अभी दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी कि एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल के आसपास की होगी रोड पर आता हुआ दिखाई देता है। ये वो ही था
जिसने ध्रुव से मशरूम्स खरीदे थे। उसके सिर के बाल गिरने लगे थे और तोंद निकल आई थी। आभा और तृप्ति योगा क्लासेस जाती थी। दोनों काफी फिट थी। ध्रुव कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये आभा का बॉयफ्रेंड होगा। उसे देखते ही आभा दौड़ती हुई उसके पास आ गई। अमित, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लूजर कह रहा है कि ये कार उसकी है। क्या तुम इसे बताओगे कि ये कार तुम्हारी है? आभा ने अमित नाम के उस शख्स की बाह पकड़ते हुए कहा। आभा की बात सुनकर अमित ने अपनी जेब टटोलते हुए कहा, ओह नो, मैं जल्दी जल्दी में अपनी चाबी लाना भूल गया। अमित की बात सुनते ही आभा का मुंह बन गया। तुम चाबी लाना कैसे भूल सकते हो? जाओ जल्दी लेकर आओ। पर अमित वापस जाकर चाबी लाने के मूड में था ही नहीं, क्योंकि कार उसकी थी ही नहीं। अमित ने आभा को डांटते हुए कहा, तुम उस लूजर के मुंह क्यों लग रही हो? मुझे देर हो रही है, चलो होटल में चलकर आराम करते हैं। कल सवेरे मैं तुम्हें इस कार से छोड़ दूंगा। अमित की बात खत्म होने से पहले ही ध्रुव ने अपनी जेब में हाथ डालकर कार को स्टार्ट कर दिया। कार तेज आवाज के साथ स्टार्ट हो गई। कार की गरजती हुई आवाज सुनकर आभा चौंक कर अमित से लिपट गई। पर आभा को अभी तक समझ में नहीं आया था कि कौन असली लूजर है। इसलिए ध्रुव ने आभा को देखते हुए कहा, लो, कार तो स्टार्ट हो गई है। फिर ध्रुव ने 2 बार ताली बजाई तो कार की ड्राइविंग सीट की विंडो पर चमकदार लाल रंग की एक डिजिटल स्क्रीन दिखाई देने लगी, जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर्स थे और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी था। इस कार का ओनर अपनी सुविधा के हिसाब से पासवर्ड और फिंगरप्रिंट में से किसी एक को चूज कर सकता था। इस स्क्रीन को देखकर ध्रुव ने कहा, कार स्टार्ट है, तुम पासवर्ड डालकर अपनी कार ले जाओ। जब अमित कार स्टार्ट होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ा तो ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। क्या ये सच में ध्रुव की कार थी? क्या सच में ध्रुव इतना पैसे वाला इंसान है कि GTR का 50th एनिवर्सरी वर्जन खरीद सके? इस कार की कीमत ही आभा के फैमिली के सारे एसेट से ज्यादा थी। इस कार को चलाने वाला ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। तो क्या ध्रुव इतने सालों से सबको मूर्ख बना रहा था? आभा को अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने अमित की तरफ देखकर पूछा, अमित, ये सब क्या है? अमित की बोलती बंद थी। वो क्या कह सकता था? वो 30 साल की उम्र में 3 कंपनीज चला रहा था, पर फिर भी वो इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव अभी 22-23 साल का यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का था, जो नाइट स्ट्रीट में एक बारबेक्यू स्टॉल चला रहा था। उसके अपीयरेंस से भी नहीं लग सकता था कि वो इस लग्जरी कार को चलाने के लायक है। वो ये कार कैसे अफोर्ड कर सकता था? अमित को काफी देर तक चुप देखकर आभा से रहा नहीं गया। उसने पूरे गुस्से में अमित से पूछा, अमित, ये कार किसकी है? लगता है मेरी कार की चाबी मिल गई है। ये तुम्हारा क्लासमेट है, इससे बोलो मेरी चाबी वापस कर दे। ध्रुव, इसकी चाबी वापस करो। आभा, पागल हो गई हो? वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। अगर ये कार उसकी है तो जाओ उससे पूछो इस कार का पासवर्ड क्या है, नहीं तो पूछो कार के अंदर क्या रखा है। What a nonsense you are। अपनी बेहूदी शक्ल देखी है? तू ये कार चलाने लायक है? और मैं तुझे बताऊंगा कि मेरी कार में क्या रखा है। क्या समझ रखा है मुझे?
तमीज से बात कर। नाइट स्ट्रीट की सड़क में जो ये खून के धब्बे दिख रहे हैं, इन्हें अच्छे से देख लो। अभी पता चल जाएगा कौन कार चलाने लायक है, कौन नहीं। ध्रुव की वार्निंग असर कर गई थी और अमित एकदम से शांत हो गया। अब तक आभा को पता चल गया था कि ये कार अमित की नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से आभा जब भी उसे जीटीआर में बैठाने को कहती तो अमित कोई ना कोई बहाना बना देता। आभा ने निराश होकर कहा, अमित, ये कार तुम्हारी नहीं है ना? नहीं, ये मेरी कार नहीं है। आभा, मैं तुम जैसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की फितरत अच्छे से जानता हूं। तुम जैसी लड़कियों को पैसे से इतना प्यार क्यों है? अगर मेरे पास जीटीआर की लिमिटेड एडिशन कार नहीं है तो क्या तुमने कभी खुद को देखा है? तुम कितनी यूजलेस हो। अमित को समझ में आ गया था कि उसका झूठ पकड़ा गया, तो बगैर कुछ बोले वो उठा और वहां से चलता बना। वहीं आभा को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिल बैठ गया था। उसे अभी भी लग नहीं रहा था कि कोई उसे इस तरह से धोखा दे जाएगा। लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली है। आभा, आभा, आभा इधर देखो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नो, इट्स फाइन। आभा की आंखों के आगे आंसू भरे हुए थे, जिसके बीच उसे ध्रुव हाथ हिलाता हुआ दिखाई दिया, पर आभा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। ध्रुव के आभा के साथ कभी अच्छे रिश्ते नहीं थे, ना ही आभा ने भी कभी उसे अच्छे से ट्रीट किया था। आभा, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। देखना, तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की को तुम्हारा मिस्टर राइट जल्द ही मिल जाएगा। चलो उठो, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? ध्रुव आभा को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर आभा चीख पड़ी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो ध्रुव? उसके कारण मैंने तृप्ति से दूरियां बना ली। आज उसका शो है, पर मैं वहां नहीं गई। उसने मुझे लूट लिया है। आभा की बात सुनकर ध्रुव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आभा को कैसे समझाए। आभा ध्रुव की कार से टेक लगाकर जमीन पर बैठी रो रही थी। उसने अपने पैर सिकोड़ के रखे थे और अपने घुटनों पर सिर रखकर रो रही थी। काफी देर रोने के बाद आभा ने सिर उठाकर ध्रुव को देखकर पूछा, क्या ये कार सच में तुम्हारी है? हाँ। ध्रुव की समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही बात उसे कितनी बार आभा को समझानी पड़ेगी। आभा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मतलब कि तुम वो नहीं जो मैं समझती थी। मतलब तुम सुपरमार्केट से खाना चुरा कर नहीं खाते थे? क्या तुमने अपनी आंखों से मुझे खाना चुराते देखा? मैंने खुद तो नहीं देखा, पर एक आदमी पीछे से बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा था। वो मैं नहीं था। उस शख्स ने तुमसे क्या क्या झूठ बोले? हिसाब बराबर करने में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी। मेरे पेरेंट्स के ऊपर काफी कर्जा चढ़ गया था। मैं देखती थी कि घर के माहौल में हमेशा ही डर है। तब अमित कई कंपनी चला रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो वो मेरे पापा के सुपरमार्केट में इन्वेस्ट भी करेगा। उसने मुझे एक कार भी गिफ्ट में दी थी। कहते कहते आभा अचानक चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ भी ध्रुव के साथ डिस्कस कर रही थी। आभा की बात सुनकर ध्रुव हैरान था कि आभा के फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट उसने किया था। जीटीआर कार ध्रुव की थी,
और ये सारी चीजें दिखाकर आभा को यूज अमित कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले अमित ने आभा से कहा था कि ध्रुव के मुंह ना लगे, चलो चल के होटल में आराम करते हैं। मतलब कोई और ध्रुव बनकर आभा का इस्तेमाल कर चुका था।